30 मई 2024 की रात लगभग 11:45 के आसपास एक लड़का जिसने अपने चेहरे को ढका हुआ था। रात के अंधेरे में वो मध्य प्रदेश का एक इलाका है जबलपुर, उसी का ही एक थाना लगता है सिविल लाइन। वहां पर अंदर थाने में जाता है। संतरी जो ड्यूटी पर लगा हुआ था, संतरी से जाकर पूछता है कि संतरी साहब मुझे एसएचओ से मुलाकात करनी है। तो संतरी पूछता है कि क्या काम है, तुमने अपना चेहरे को क्यों ढका हुआ है। वो लड़का अपना चेहरे को हटाते हुए, इनकी उसके चेहरे पे जो भी मास्क वगैरह कुछ लगा हुआ था, कपड़ा रखा हुआ था, उसे हटाता है और हटाते हुए कहता है कि मेरा नाम मुकुल है, मैं वही मुकुल हूं जिसने क्या 2 कत्ल किए हैं, जिसको आपकी पुलिस पिछले 75 दिनों से तलाश कर रही है। जैसे संतरी ये बात सुनता है तो संतरी ये समझ नहीं पा रहा था कि मैं अगला कदम क्या उठाऊं, तभी वो जोर जोर से चीखने लगता है। संतरी की आवाज सुनने के बाद जो आसपास के पुलिस वाले जो इधर उधर खड़े हुए थे, इधर जमा थे, वो पुलिस वाले तुरंत ही मौके पर आते हैं, पूछते हैं क्या बात है। वो कहते हैं कि ये वही मुकुल है जिसको हम 75 दिनों से तलाश कर रहे थे। दरअसल मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों की पुलिस एक कातिल को कई राज्यों में तलाश करती है, लेकिन वो मिलता ही नहीं है। आखिरकार पुलिस परेशान हो जाती है और उसने कत्ल क्यों किया है इसकी वजह जानने के लिए पूरा शहर या पूरा प्रदेश कह सकते हैं, या पूरे जहां जहां तक ये खबर फैलती है, वो लोग जानना चाहते थे कि आखिरकार इस लड़के ने कत्ल क्यों किया है। फिर अगले दिन यानी कि 31 मई 2024 को उस जिले के जो एसपी होते हैं इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा करते हैं। और जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कत्ल की ये वजह हो सकती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक इलाका है जबलपुर, और जबलपुर का ही एक एरिया है जिसका नाम है मिलेनियम कॉलोनी। दरअसल बात कर रहा हूं 15 मार्च 2024 की सुबह लगभग 8 बजे के आसपास। जो एक घर है, घर का पिछले वाले दरवाजे को एक व्यक्ति कटर मशीन से काटता है और कटर मशीन से काटने के बाद उसके घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। घर के अंदर 3 सदस्य मौजूद हैं, एक पिता है, एक बेटी है, एक बेटा है। बेटा और बेटी एक कमरे में आराम से खेल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे से। साथ ही जो पिता है वो रसोई में बैठकर सुबह का नाश्ता वगैरह तैयार कर रहा था। जैसे ही इस व्यक्ति ने दरवाजा काट कर अंदर प्रवेश करता है तो सबसे पहले वो रसोई में जाता है, क्योंकि वहां से कुछ आवाजें आ रही थी। और वहां जाने के बाद उसके पास एक भारी वस्तु होती है, और जैसे ही उस व्यक्ति ने जो रसोई के अंदर मौजूद है उसने मुड़कर पीछे देखने की कोशिश की, तभी उसने भारी वस्तु को बहुत तेजी के साथ उसके सर में मारता है। यानी कि उस व्यक्ति को संभलने का बिल्कुल भी अवसर नहीं मिलता, मौका नहीं मिलता। और जैसे ही उसको बहुत तेजी के साथ वो भारी वस्तु उसके चेहरे पर लगती है तो वो व्यक्ति जमीन पर गिर जाता है। और जमीन पर गिरने के बाद फिर उसने अपनी पूरी ताकत के साथ एक के बाद एक उस भारी वस्तु को उसके सर पे मारना शुरू कर दिया। यानी कि वो इतनी तेजी से मार रहा था कि उसका जो सर था, उसकी जितनी भी हड्डियां थी वो चकनाचूर हो जाती हैं। अब इस सिसकियों की आवाजें, उस भारी वस्तु की आवाज जब सर पे पड़ रही थी तो वो कमरे तक भी पहुंच जाती हैं। और कमरे में उस व्यक्ति के 8 साल का एक बेटा होता है जिसका नाम तनिष्क होता है। तनिष्क उस आवाजों को सुनकर कमरे से बाहर निकलता है, और जब रसोई की तरफ उसकी नजर पहुंचती है तो देख रहा है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम मुकुल है। मुकुल वो जो पड़ोस में रहता है एक लड़का, वो असल में उसके पिताजी को मार रहा है। वो 8 साल का लड़का उस मुकुल के पास जाता है, उसके पैरों में गिर जाता है, पैरों में गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि मेरे पापा को मत मारो। यानी कि वो रोने लगता है, लेकिन वो व्यक्ति बिल्कुल भी शांत नहीं होता है, और जब तक उसका मन करता है तब तक उस व्यक्ति को जो खाना बना रहा था उसको मारता रहता है। जब उसको मारकर थक जाता है, वो लड़का जो उसके पैरों में पड़ा हुआ है बस एक बार उसके सर पे करता है और दूसरा बार उसके कंधे पे करता है। 2 बार होते ही 8 साल का वो बालक उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद वो एक के बाद एक फिर से वार करना शुरू कर देता है। पहले तो उसने उसको पिता को मारा, बाद में उसने उसके बेटे को मारा। अब इन आवाजों को सुनकर जो लड़की कमरे के अंदर मौजूद थी वो कमरे में से बाहर निकलती है। बाहर निकल के उसने अपनी आंखों से जो दृश्य देखा, जो नजारा देखा, उसको देखने के बाद उसकी भी चीख निकल जाती है। वो लड़की जब चीखने की कोशिश कर रही थी तब उसको कहता है कि चीखने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। इसके बाद उस लड़के ने उस जो जगह जगह चारों तरफ ब्लड फैल चुका था, 2 लाशें पड़ी हुई थी, उस ब्लड को समेटने की कोशिश कर रहा था और उन लाशों को उसने पॉलिथीन में पैक करने लगा। तभी लड़की से कहता है कि तुम्हारे पिताजी कुछ नाश्ता बना रहे थे, मैं जितनी देर में इस सामान को समेटता हूं, इन लाशों को समेटता हूं, तुम तब तक नाश्ता तैयार कर दो, इसलिए कोई भी इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। वो लड़की रसोई में जाती है और आराम से नाश्ता तैयार करना शुरू कर देती है। और जैसे ही नाश्ता वो तैयार कर देती है, करने के बाद वो लड़का अपने हाथ पैर धोता है, उसके बाद फिर आराम से बैठकर नाश्ता करता है। और नाश्ता करने के बाद यहाँ से जब आगे की प्रक्रिया होती है तो उस लड़के ने इन दोनों लाशों को पॉलिथीन में पैक कर दिया था। क्योंकि बच्चा वो छोटा था इसलिए उसने उस लड़के की लाश को फ्रीज के अंदर पैक कर दिया। साथ ही जो आदमी था उसे पैक कैसे करे समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने उसको पॉलिथीन के अंदर वैसे ही छोड़ दिया। और वहां से फिर नाश्ता करने के बाद दोपहर 12:23 पर उस कमरे को छोड़ देता है। और यहाँ से फिर लड़की से कहता है कि तुम्हें मेरे
साथ चलना पड़ेगा। दरअसल ये लड़की, जिसका नाम काव्या होता है, जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास होती है, जब वो यहां से निकल रही थी इस कातिल के साथ, तो उसने एक 4 सेकंड का एक ऑडियो मैसेज बनाती है और मैसेज बनाने के बाद व्हाट्सएप पर अपनी ही चचेरी बहन आरती को मैसेज करती है और कहती है कि जो पड़ोस का एक लड़का है जिसका नाम मुकुल सिंह है, उसने पापा और भैया दोनों को मार दिया है। इतना कहती है। इतना कहने के बाद वहां से उस लड़के के साथ आराम से निकल जाती है। लगभग 4 बज जाते हैं शाम के। अब आरती अपने मोबाइल के जब नोटिफिकेशन चेक कर रही थी, तब उसने देखा कि उसकी जो बहन चचेरी है जिसका नाम काव्या है, काव्या ने एक 4 सेकंड का मैसेज है, आखिरकार क्या भेजा है। जैसे उसने उस वॉइस मैसेज को डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद कान पे लगाकर बड़े आराम से सुनने की कोशिश कर रही थी, तो पता चलता है कि पापा और भैया को पड़ोसी मुकुल सिंह ने मार दिया है। और इतना ही, वो 4 सेकंड में जो भी बोल पाई, उस बात को सुनने के बाद उस लड़की के भी होश फाख्ता हो जाते हैं। जल्दी से वो अपने पापा से कहती है, पापा देखो काव्या का मैसेज आया है, कुछ ना कुछ बात गड़बड़ हो गई है। जैसे ही उस लड़की यानी कि आरती के पापा ने ये बात सुनी, तुरंत ही उन्होंने जबलपुर में अपने कुछ दोस्तों को मैसेज किया। दरअसल जो व्यक्ति है वो मरा है, जो लड़का है वो मरा है। दरअसल वो व्यक्ति राजकुमार विश्वकर्मा होता है, जो कि रेलवे में एक बड़ा अधिकारी होता है। उसका ही ये बेटा होता है 8 साल का। ये दोनों घर में मर चुके थे और वो जो कातिल है उस लड़की को अपने साथ लेकर निकल जाता है। अब उसकी जो चचेरी बहन का मैसेज के पिता तक पहुंचता है, दोस्तों तक पहुंचता है। दोस्त फिर पुलिस को फोन करते हैं और आरपीएफ और पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो घर के अंदर 2 लाशें मिल जाती हैं। अब तत्काल ही प्रभाव से इन लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। अब ये तलाश करना शुरू कर देते हैं कि आखिरकार इस घर की बेटी कहाँ है। दरअसल जो इस घर की इस राजकुमार विश्वकर्मा की जो पत्नी होती है, वो बात करते हैं मई 2023 का ये वाकया है। मई 2023 में राजकुमार विश्वकर्मा, उसकी पत्नी, उसकी बेटी, उसका बेटा, कुछ रिश्तेदार वैष्णो देवी में दर्शन करने के लिए गए थे और कटरा में वो अचानक उसकी पत्नी का नाम भी आरती होता है। आरती की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और तबीयत इस कदर खराब होती है कि आरती की वहीं पर मौत हो जाती है। अब घर में 4 सदस्यों में से 3 बचते हैं, यानी कि पत्नी मर चुकी है, बाप, बेटा और एक बेटी। अब माँ पहले ही मर चुकी है, बाप और उसका बेटा मर चुका है और बेटी, इसको लेकर रिश्तेदारों की, अड़ोस पड़ोस वालों की जो चिंता थी वो बढ़ने लगती है। कहाँ गई होगी, कौन लेके गया है, मुकुल का नाम लिया जाता है। तब जो आसपास के सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, तो उन सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से पता चल जाता है कि लड़की तो सुरक्षित है लेकिन कातिल के साथ है। कातिल ने कत्ल क्यों किया है और लड़की के साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है। अब हर कोई यही व्यक्ति इस बात के बारे में जानने की कोशिश में जुट जाता है। अब चाहे सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हर जगह इस डबल मर्डर की सूचना फैल जाती है। साथ ही जो पुलिस ने उन दोनों शवों, दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था, तो पता चलता है कि उस व्यक्ति के जो सर में इतने वार किए गए थे कि जो सर की एक-एक हड्डियां थी वो चकनाचूर हो जाती हैं और लड़के की हालत भी कुछ ऐसे ही हो जाती है। अब पुलिस ने तमाम कोशिशें की, जहां जहां तक कोशिश कर सकती थी पुलिस। अब लड़की जब यहां से गई थी तो अपना मोबाइल छोड़ जाती है, अपनी मां का मोबाइल ले जाती है और पिता का डेबिट कार्ड ले जाती है। लगभग 1,28,000 रुपए की रकम अलग अलग बार में निकल रही थी। पुलिस आखिरकार इस जो बैंक का अकाउंट नंबर होता है उसको वो बंद करा देती ताकि पैसे इसका निकासी ना हो। और जहां जहां से पैसे निकल रहे थे पुलिस वहां वहां जाती थी। कभी वो उत्तराखंड, तो कभी यूपी, कभी पश्चिम बंगाल, तो कहीं किसी और प्रदेश में। वो लगातार चक्कर काट रहे थे अलग अलग प्रदेशों में, लेकिन ना तो वो कातिल मिल रहा था और ना ही वो लड़की मिल रही थी। कभी बस स्टॉप पर लड़का लड़की साथ दिखाई दे रहे हैं, तो कभी किसी जगह पर साथ दिखाई दे रहे हैं, कभी किसी मंदिर में साथ दिखाई दे रहे हैं। आखिरकार पुलिस थक जाती है और पुलिस ने न केवल पाकिस्तान के बॉर्डर पर बल्कि नेपाल के बॉर्डर पर भी और बांग्लादेश के बॉर्डर पर भी इनकी तलाश करने की कोशिश की, क्योंकि इनकी लोकेशन वहां भी पाई जा रही थी। आखिरकार पुलिस को काफी वक्त बीत जाता है और वक्त बीतने के बाद धीरे धीरे करके 75 दिन बीत जाते हैं, लेकिन पुलिस को ना तो लड़की मिलती है और ना ही वो कातिल मिलता है। एक दिन यानी कि 28 मई 2024 को हरिद्वार में एक जगह लगती है, वहां पर ये लड़की और लड़का दोनों फ्रेश हो रहे थे और एक व्यक्ति की इस पर नजर पहुंच जाती है। नगर यानी कि नगर रक्षा समिति, जो हरिद्वार की एक समिति होती है, उसका ही एक सदस्य होता है। इस लड़का लड़की को जो देखते हैं, देखने के बाद क्योंकि लड़की बेइंतहा खूबसूरत होती है, लड़का थोड़ा सा कम खूबसूरत होता है, उसे कुछ शक होता है कि ये पता नहीं शायद घर से भागकर आ चुके हैं। तभी उन दोनों को अपने पास बुलाता है। पास बुलाने के बाद कहता है कि बेटा तुम कहां से आए हो और कहां रहते हो, कि यहाँ पर क्या कर रहे हो। तमाम तरह के सवाल पूछे तो लड़का लड़की हो वो सही से जवाब नहीं दे पा रहे थे। तभी उस नगर रक्षा समिति के जो व्यक्ति होता है, उसने हरिद्वार कोतवाली के जो एसएचओ होते हैं सत्येंद्र सिंह को फोन करता है। कहता है कि यहाँ पर एक लड़का और लड़की थोड़ा संदिग्ध लगते हैं, आकर आपको देखना चाहिए। जैसे पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है। उस लड़का और लड़की से बातचीत करने की कोशिश कर रही थी। वो पूछ रही थी कि तुम्हारा अपना एड्रेस क्या है, हम तुम्हें घर पे छोड़ देते हैं। जैसे ही लड़की ने अपने बताया कि मैं फला जगह की रहने वाली हूँ, जबलपुर की, मेरे पिताजी रेलवे में अधिकारी हैं, उस लड़की ने अपने घर की सारी बात साफ साफ बता दी।
तभी इसी बीच में जो लड़का होता है कहता है कि हमारा जो सामान है वो हॉस्पिटल के अंदर रखा हुआ है, बस मैं हॉस्पिटल सामान लेके आऊं और आप हमें आराम से छोड़ देना। लेकिन लड़का उस सामान के को लेने के बहाने से वहां से भाग जाता है और जब वो काफी घंटे बीतने के बाद वापस नहीं आता तब पुलिस का शक और बढ़ जाता है। पुलिस जब बात पूछती है तो उसके बाद फिर जबलपुर की पुलिस से संपर्क साधा जाता है और आखिरकार जबलपुर की पुलिस कहती है कि ये तो कातिल हैं और ये लड़की तुम्हें मिल चुकी है, लड़का कहाँ है? वो लड़का तो भाग चुका है। अब लड़की को लेकर सीधा जबलपुर की पुलिस अपने पास आती है। लड़का जो मेन कातिल था, आखिरकार कत्ल क्यों किया गया था इसका पता लगाने की कोशिश ही कर रहे थे, लेकिन कुछ सफलता जब नहीं मिलती है तो आखिरकार 30 मई 2024 की रात लगभग 11:45 पर सिविल लाइन थाना पुलिस में एक लड़का, वही लड़का जो जिसका नाम मुकुल सिंह होता है, वो संतरी से जाकर बात करता है, कहता है कि मुझे एसएचओ साहब से मुलाकात करनी है। अब एसएचओ साहब का जब नाम लिया जाता है, वो अपने बारे में बताता है कि मैंने 2 कत्ल किए हैं, तो पुलिस ने उसको ऐसे गिरफ्तार किया, ऐसे पकड़ा जैसे क्या पुलिस ने वाकई कितनी मेहनत की है उसको पकड़ने के लिए, जबकि उसने खुद ही सरेंडर किया था। अब अगले दिन उसने पूरी घटनाक्रम की कहानी सुनाई। दरअसल जब इस लड़की की माँ वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए गई थी, वो खत्म हो जाती है, तभी बेटी घर पर अकेली रहती है और 16 साल की वो लड़की होती है। तो इसी जो पड़ोसी होता है मुकुल सिंह, इससे ये थोड़ा मेल मिलाप करने लगती है, ये दोनों दोस्ती कर बैठते हैं, दोस्ती प्यार में बदल जाती है। लड़का जिम विम करता है, ज्यादातर बताते हैं कि आवारागर्दी ही किया करता था। उस लड़की के वो थोड़ा सा करीब पहुंच जाता है और ये बात उस लड़की के पिता को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी। इसलिए लड़की के पिता को इतना गुस्सा आता है कि सितंबर 2023 में इस लड़के के खिलाफ पोक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज करा देते हैं और पुलिस इस लड़के को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देती है। और लड़का जब जेल जाता है, जेल से जमानत मिलकर छूट के वापस आता है, तो इसके मन में गुस्सा पल रहा था कि वो उस अपनी जो बेइज्जती हुई है उस बेइज्जती का हर हाल में बदला लेकर ही रहेगा। आखिरकार वो लड़की से भी किसी न किसी बहाने से सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत करने लगता है और बातचीत करने के बाद फिर से इनकी गहरी दोस्ती हो जाती है और यहीं से ये हत्या का पूरा प्लान बनाते हैं। और प्लान बनाने के बाद कुछ ऐसी जरूरत की चीजें खरीदते हैं, जैसे कटर मशीन खरीदते हैं, पॉलिथीन खरीदते हैं और कुछ चाकू वगैरह, कुछ कुल्हाड़ी, इस तरह के सामान खरीदते हैं ताकि उसका मकसद था कि वो हत्या करेगा। 14 मार्च 2024 को सारा सामान खरीदकर एक निश्चित स्थान पर रख देते हैं और 15 मार्च 2024 को ये लड़का कटर मशीन से दरवाजे को काटता है और अंदर घर में प्रवेश कर जाता है। इसका मकसद ये था कि वो उनकी हत्या करेगा, उनके शवों के टुकड़े कर करके उनको फिर कहीं ना कहीं ठिकाने लगा देगा। लेकिन जिस तरह से उसने हत्या की थी, पूरे घर में ब्लड फैल जाता है। उस ब्लड को देखकर ही डर जाता है, लड़की से कहता है कि मैं इनके टुकड़े नहीं कर सकता, इसलिए इन्हें यहीं छोड़ना पड़ेगा। लड़की उस अपने प्रेमी की मदद से भाई को फ्रिज में बंद कर देती है और पिता को एक पॉलिथीन में ऐसे पैक करने के बाद घर में ऐसे छोड़ देती है। साथ ही एकदम से दुर्गंध ना उठ जाए इसलिए उन्होंने कुछ ऐसी चीजें घर में फैलाई थी जिससे खुशबू फैल सके, जैसे अगरबत्ती वगैरह जलाई थी और साथ में जाते जाते एक मैसेज करके गई थी। ये मैसेज करवाया गया था ताकि सारा का सारा आरोप उस लड़के के ऊपर आ सके कि भविष्य में अगर पुलिस पकड़ती है तो वो अपनी प्रेमिका को बचाना चाहता था। हालांकि पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया, उससे कारण पूछा, उसने कहा कि उसका भविष्य में इरादा ये बन चुका था, वो लड़की के पिता को तो मारता ही मारता, साथ ही एक पड़ोस में एक महिला रहती है जो उनकी रिश्तेदार है, अक्सर इन्हें टोका करती थी। उसका इरादा था कि वो उस महिला को भी कभी कत्ल करे। साथ ही एक पड़ोसी होता है जो अक्सर उसे टोका करता था, उस पड़ोसी को मारना चाहता था। एक महिला एसआई होती है, उस महिला एसआई ने उस लड़के को गिरफ्तार किया था, उसकी एक बार बेइज्जती की थी, इसलिए वो उस महिला जो दरोगा थी उसको भी मारना चाहता था। और उसे लगता था कि कहीं ऐसा ना हो जो सारी पूरी कहानी बनी है प्रेमिका इस बात की पोल खोल दे, इसलिए वो प्रेमिका को भी मारना चाहता था। यानी कि वो उस लड़के अपने जो लड़की का भाई होता है 8 साल का, उसे नहीं मारना चाहता था, लेकिन बाद में लड़की को ही मारना चाहता था। लेकिन कहानी कुछ ऐसी बनती चली जाती है, 2 मर्डर हो जाते हैं, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया है। पुलिस इस मामले की और जांच पड़ताल में जुटी है, किन किन लोगों ने इनकी मदद की है। दरअसल ये भी पता चलता है कि ये लड़का अलग अलग शहरों में घूम रहा था, जैसे ये सबसे पहले कटनी, इंदौर, पुणे, यहाँ से फिर बेंगलोर जाते हैं और बेंगलोर जाने के बाद अपने दोस्त के पास रहते हैं। दोस्त अचानक से इसका बैग चेक करने लगता है तो पता चलता है कि उसके अंदर कुल्हाड़ी मौजूद थी। उसके दोस्त ने पूछा कि तुमने इसका क्या किया, तो वो कहता है कि मैं 2 कत्ल करके आया हूं। तभी बेंगलोर वाला दोस्त उससे घर से निकाल देता है, कहता है कि यहाँ आने की जरूरत नहीं है। बेंगलोर से फिर वो कलकत्ता पहुंचता है, गुवाहाटी जाता है, झांसी जाता है, मथुरा, वृंदावन और आखिर में वो हरिद्वार पहुंच जाता है, क्योंकि इनके पास जितने पैसे थे वो लगातार खर्च हो चुके थे। जब पैसे उनके पास खत्म हो जाते हैं तो वो ऐसी जगह पर जा रहे थे, धार्मिक स्थल पर, जहां पर उन्हें आसानी से रहने के लिए जगह मिल सके, ताकि लोग उन्हें टूरिस्ट समझे, साथ ही उन्हें भंडारा वगैरह खाने को मिल सके तो उनका पेट भी भर सके। लेकिन इस तरह की जिंदगी ज्यादा दिन चल नहीं पाती है और यही होता है कि वो आखिरकार पकड़े जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जाते जाते आज अभिनव सिंह है, आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही प्रवीण पांचाल है और उनकी पत्नी है पार्वती पांचाल, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं। आज इनकी शादी की सालगिरह है, इनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने
नाम लेने की अपील की है, जिसमें कमल सिंह, प्रमोद शर्मा, सचिन कुमार, दीपक सिंह गुज्जर, रेशमा रानी, दिलीप कुमार, अमरीश सोलंकी जो खुर्जा से हैं, उनका 2 दिन पहले जन्मदिन था। उनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही ताज मोहम्मद जालौन से हैं, गोविंद सिंह यादव कानपुर से, रानी बहराइच से हैं, अहमद अली इटावा से, लखनऊ से अरविंद कुमार निषाद, जालौन से संजय कुशवाहा, सोनू सिंह, ऋषि सिसोदिया, अभिमन्यु सिंह, उदय प्रताप सिंह। दोस्तों, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।